अभी एक बड़े कॉज के लिए, छात्रों का जो कॉज था उससे भी बड़े कॉज के लिए काम कर रही हैं। तो आपका अनुभव क्या है, आप कैसे छात्रों के साथ एंगेज करती हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले शुक्रिया PUCL जयपुर का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इस मौके पे यहाँ पे इनवाइट किया और आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर बोलने का एक मौका दिया है। मैं यहाँ पे आके पहले तो मुझे लगा कि ये पोस्टर्स जो है मतलब जिनका हॉल है उनके हैं, तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये PUCL के जो वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आके पोस्टर्स लगाए हैं। तो ये पोस्टर्स भी इंटरेस्टिंग है बात शुरू करने के लिए अपने आप में। तो मैं मतलब मेरे से उम्मीद किया गया जब कविता श्रीवास्तव जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं यूथ पे फोकस करके बात रखूं कि आज के टाइम में जब मैं इसको बोलना चाहूँगी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासिज्म का जो दौर है, इसके टाइम में जो यूथ इस स्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और क्या मतलब हम जो इसका शिकार नहीं है कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इसको एक्टिविस्ट जो छात्र हैं या नौजवान हैं वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि इसका क्या सल्यूशन हो, और क्यों जो युवा है आज के टाइम में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि 1980 में आर्थिक मंदी जब आई उससे भी भयानक जो स्थिति आज पूरे संसार के लेवल पे हम लोगों के सामने है। ये अलग बात है कि हम लोगों को ये बताया नहीं जा रहा, ये एजुकेशन के अंदर हम लोग चाहे हायर एजुकेशन में पहुँचे या PhD करें, वो तय है कि हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे, किस चीज़ में रिसर्च करवाएंगे, लेकिन ये एक रियलिटी है, सच्चाई है जो हमारे सामने है कि पूरा वर्ल्ड एक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जो साम्राज्यवाद जो आर्थिक तंगी के कारण और ज़्यादा आक्रामक रूप ले रहा है संसार के अलग अलग देशों के अंदर, देख रहे हैं वॉर की स्थिति बन रही है अलग अलग देशों में, यूक्रेन वाला जो स्थिति है, अलग अलग जगह पे और भी बहुत टेंशन वाला जो स्थिति है। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रही थी क्योंकि जो हम इवन के हम लोग जब मुद्दों को देख रहे हैं तो बहुत आइसोलेशन में देख रहे हैं कि हम लोगों को महसूस हो रहा है कि जो दलित क्वेश्चन है, जब किसी का जो कोई दलित एट्रोसिटीज होते हैं, अभी मतलब बातचीत के दौरान कि जो डिलीवरी करने जाता है, फूड डिलीवर करने जाता है, उसके मुंह पे थूका जाता है क्योंकि वो एक खास कास्ट है जिसको मतलब जिससे हाथ से लेने से वो अछूत जो है, अछूत जिनको बोला जाता है, वो भी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएंगे। तो उस जब ऐसे केसेस आते हैं तो दलित एक मतलब आंदोलन की ज़रूरत महसूस होती है। जब हम पिछले टाइम पे सिलगिर विजिट किए जहाँ पे जंगल को, ज़मीन को आदिवासियों से, मूलवासियों से छीना जा रहा है क्योंकि उसको बेचना है कॉर्पोरेट्स को, जो कि सीधा सीधा आर्थिक तंगी से, साम्राज्यवाद के जो एक हमारे सामने संकट है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा मकसद यहाँ से शुरू करने का इसीलिए था कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, संसार के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये मतलब जो आज का निज़ाम है वो हम लोगों को चाहता है कि हम लोग इसको समझ ना पाए। तो उसमें अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो सबसे पहले मैं एक कवर जो स्टोरी है वो पढ़ रही थी, तो उसमें जिसके ऊपर हमारी बात भी हुई रास्ते में कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको नाम दिया गया 2020, उसको लागू किया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब एक ही पहला चेंजेस के अंदर 1334 चेंजेस किया गया, लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं पता चलेगा कि क्या चेंजेस किया गया। वो कुछ रिपोर्टर्स का रिसर्च से वो ये बाहर आ रहे हैं कि सिलेबस से ये हटाना चाह रहे हैं कि कास्ट जो पहले
से जो हिस्ट्री के अंदर से, पॉलिटिकल साइंस के अंदर से, सोशियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। उनका लॉजिक ये है कि हम लोग जो बर्डन है कोविड के दौरान बहुत सिलेबस हो गया, कवर नहीं कर पाए, और स्टूडेंट्स के सर से जो हम बर्डन हटाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया और उससे टेंशन बढ़ रही है। हालांकि टेंशन के कारण हम लोग बाकी जो लोग भी शेयर करेंगे, तो उसमें चेंजेस किया गया कि जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर जो अछूतों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, उनको एक खास मतलब एक खास जाति के अंदर जन्म लेने के कारण उनका एक खास काम रखा गया और उनको सामाजिक जो 4 वर्ण जिसको बोलते हैं उससे भी बाहर किया गया, उसको बाहर निकाल दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने क्या चुनौतियां हैं, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के सामने चुनौतियां क्या हैं, या डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर जो बहुत सारे चैप्टर्स निकाल दिए गए। इसके अलावा नेशनलिज्म के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर चैप्टर्स निकाले गए कि कैसे, खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उसमें ज़्यादा बड़ा मतलब पॉइंट क्या हम लोग को देखना चाहिए। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए, उसके क्या परिणाम रहे और उससे हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जो हमेशा देश के अंदर जब सांप्रदायिकता वाला माहौल बनता है तो कैसे नुकसान होता है देश का, जनता का, ह्यूमन राइट्स का, पूरी जो लोग हैं उनका, जनता का, आम जनता का कैसे नुकसान होता है, उसको हटा दिया गया। और उसके अंदर सीधा सीधा ये था कि गवर्नमेंट उसके अंदर शामिल थी। जो गुजरात फाइल्स अब अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो और एविडेंसेस हैं, तो उसको हटा दिया गया क्योंकि जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वो आज प्रधानमंत्री हैं। तो कैसे जो एजुकेशन के अंदर वो आएगा, क्योंकि वो हम लोगों को जो एक आर्टिकल वो मैं पढ़ रही थी कि अंधभक्त बोला जा रहा है हमें, जबकि हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि जेएनयू के अंदर, डीयू के अंदर जो छात्र हैं वो खामखा बिना मतलब हर चीज में सरकार का दोष निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पे वो एक ऐसी देश के अंदर बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करें, जहाँ पे बहुत क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है सोसाइटी का, नीतियों का, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो उनको कर्व करने के लिए ये मतलब वो तो है ही, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट करने के लिए वो एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस कर रहे हैं उसको, और उसके अंदर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गौमूत्र के ऊपर रिसर्च होगी, है ना, गाय कैसे और चीज़ों में बेनिफिशियल है। लेकिन जो जनता के लिए, जो आम मजदूर, किसान या बाकी जनता के लिए जो रिसर्चेज हैं, जो स्टडी होनी चाहिए, उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब ये चेंजेस तो एक है ही है, ऊपर से यूनिवर्सिटी स्पेसेस के अंदर जो अटैक लगातार हो रहा है, इसके अंदर जो मीडिया को जो भूमिका में कुछ बोल के भी गए थे कि वो मीडिया सारा ही बिका हुआ है, तो उसमें जो उसके फंड जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी स्पेसेस को टारगेट करते हुए वो उसको एंटी नेशनल बोलना शुरू किया। 2016 का जो इंसिडेंट है वो हमारे सामने है, जिस तरह से जो कन्हैया कुमार, उमर खालिद और उसके अंदर SAR गिलानी भी थे जिनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद से ये और ज़्यादा तेज हुआ। लेकिन जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ वो डायरेक्ट जो अटैक है, जो UAPA केसेस के अंदर आज हम मतलब जो यहाँ पे नोट भी किया गया है कि किस तरह से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, प्रोफेसर्स जो बोलते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं उनके सवाल, और कुछ मांग करते हैं वो सरकार से कि ये जो आपका नेचर है, बिहेवियर है, वो गलत है, उनको जेलों के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो उसमें मतलब मैं ये पोस्टर जो मैं पढ़ रही थी उसमें बस एक मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम से चल रहा था कि मुसलमानों के लिए वो आए, तब मैं चुप रहा क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं था, क्योंकि बुर्खा जब बैन हो तो मैं तो बुर्खा नहीं पहनती हूँ, तो हम क्यों उसके लिए बोलेंगे, है ना। जब नमाज पढ़ने के लिए बंद किया जा, बैन किया जा रहा है, तो उसमें तो जो नमाज पढ़ते हैं उनका मसला है। उसके बाद वो आदिवासियों के लिए आए तो डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगता है किसान आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा आंदोलन जिनका चल रहा है वो आदिवासियों का है। 12 जगह पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर
एंटी कैंप मूवमेंट चल रहे हैं और कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जल जंगल जमीन को उजाड़ने को लेकर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम तो आदिवासी नहीं है। उसके बाद जो दलितों मतलब लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंज हो रहा है वो भी युवाओं के ऊपर, जो कैसे उनका मानसिकता होगा, जो आज के टॉपिक से सीधा जुड़ा हुआ है कि युवाओं का ट्रेनिंग हो रहा है उसके जरिए से, या फिर सीधा एट्रोसिटीज जो बढ़ रही है वो कि लेकिन हम क्यों बोलेंगे कास्ट ही तो मतलब वो तो खत्म हो जाना चाहिए। अभी तो सारे समान है ना, तो अगर वो कोई दलित के बारे में ज्यादा बात करेगा तो वो समाज के अंदर उसको बांटना चाह रहा है। तो सरकार ये सही कर रही है कि मतलब नहीं होना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो रिजर्वेशन क्यों होना है सारा चीज। लेकिन हम क्यों बोलेंगे, हम ना तो इसका बेनिफिट है ना मतलब क्या इसका क्या मतलब उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो बोलेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय के ऊपर अटैक है ना, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सारा वो हम हमारी लाइफ से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चुप रहे। ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं किसी तरह से। उसके बाद पत्रकारों पे यूएपीए बैन जो उनको लगातार बंद किया जा रहा है, फेसबुक जो ऑनलाइन चैनल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। फिर मानवाधिकार जो कार्यकर्ता है उनको जेल में डाल दिया गया, भीमा गोरेगांव, CNRC है ना, वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। तो ये इसमें मुझे बस एक कमी एक दिखी इस पोस्टर में, जो मैं सोच रही थी कि हम लोगों की जो सोच में एक थोड़ा शायद एक अलग पोस्टर भी बन सकता है, लेकिन मजदूर, किसान, विद्यार्थी गायब है। जब हम लोग आज के टाइम में जब ये बात करें, छात्र हैं, नौजवान, मजदूर किसान बिल्कुल गायब है। हाँ, मजदूर किसान जो बिल्कुल बुनियादी जो बेसिक मासेस जिसको बोलते हैं, जिसके कंधे पे ये देश चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर हम लोग अपनी सीधा जिंदगी से जोड़ के देखें तो किसान जो है अन्न उगा रहा है, फसल उगा रहा है, मजदूर है, ये बिल्डिंग शायद हम लोगों में से किसी ने बनाई नहीं होगी, मजदूरों ने आके बनाई होगी। तो मजदूर किसान गायब है। तो उसमें जब फासिस्ट अटैक होता है तो हम लोग सोशली या कल्चरली उसको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है कि ये इकोनॉमिक अटैक भी है, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। तो इकोनॉमिक जो टॉपिक है, जो एस्पेक्ट है, उसको हम इग्नोर करके नहीं दे सकते। नहीं तो हम लोग जितना बड़ा लेवल पे जो ये अटैक है उसको अगर हम रीजन नहीं समझेंगे तो शायद हम लोग इसका सोल्यूशन जो है वो फिर नहीं निकाल पाएंगे। फिर हम लोग शायद इस तरह से जो मुझे एक दिक्कत के तौर पर लगता है, और भी शायद समझने का तरीका हो सकता है कि दलित के लिए प्रोटेस्ट करेगा, जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स के लिए मार्च करेंगे। तो और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो कुछ हम माइनॉरिटी है, मुझे लगता है, जो ऐसा सोचने वाले हैं, जिनको जेलों में बंद किया जा रहा है, तो वो लोग सॉरी मैं बीच में मेरा स्किप हो जाता है, मैं कहाँ पे थी। तो जो सिर्फ एक कल्चरल रूप में, हाँ, कल्चरल रूप में एक आधारभूत अर्थव्यवस्था पर भी, जैसे मजदूर किसान उसका आधार है। हाँ, तो इसमें मतलब हम जब ये मुस्लिम्स पे ज़्यादा अटैक होने लग जाएगा, माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा अटैक्स होने लग जाएगा, तो हम लोग पीस मार्च करेंगे कि हम लोगों का जो बंधुत्व है, आपस का भाईचारा है, वो किस तरह से हिस्ट्री में बना आया और अभी भी इसको बढ़ना चाहिए। जो ये बांटने वाली फोर्सेस है वो गलत है। हम लोग ये सोच के हम मार्च करते हैं जो एप्रिशिएट करने लायक है, क्योंकि जब ये पूरा नफरत का माहौल चल रहा होता है तो जो एक घर दूसरे घर के बिल्कुल पास है, और जब हम लोग जहांगीरपुरी में जब घर तोड़े गए तो हम लोग गए वहाँ पे, फैक्ट फाइंडिंग नाम दिया जा सकता है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए और हम किस तरह से उसको देखें उसके लिए भी हम गए, छात्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या बाकी जो कार्यकर्ता है वहाँ पे, तो उसकी एक अहमियत है। लेकिन जो उनका एक मकसद है कि आप में बंटवारा करके, ये जो आरएसएस बीजेपी को बहुत जो रूलिंग क्लास है वो बहुत प्री प्लान तरीके से आगे लेके आई है कि ये वाले मुद्दे जो हैं, और वैसे मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अटैक है, मुस्लिम्स हैं, और इतना रिग्रेसिव फोर्सेस को मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडा
मुस्लिम्स, दलित, है ना, ये महिलाओं को तो सिर्फ घर का काम करना है, सिर्फ रसोई के अंदर उनको रहना है, तो उनका काम नहीं है कि वो स्टेज पे आके बहस करे जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग तो उसमें अलग थिंकिंग है, तो उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। जो मुझे जब हम लोग बात कर रहे थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए अभी जो मतलब मैं एक आप पिछले सालों में देख रहे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा सारे देशों से ज़्यादा युवा जनसंख्या है। मतलब क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि युवा कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको स्पेसिफिक जो हमारा एरिया जिस पे हम बात करें और इस पे अपना रणनीति इस पे तय करें कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो जब जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं तो उसमें युवा बहुत टारगेट है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे एक्सक्लूजन जो वो भी एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है, दलित जो है, रिजर्वेशन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो रिजर्वेशन ही नहीं है, वो उल्टा रिजर्वेशन है। मैं मतलब बहुत दूर ना जाते हुए अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरिट वाइज तो हम मतलब एक जनरल जो लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जनरल जो कास्ट है वो सिर्फ आएंगी, लेकिन रोस्टर सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया पिछले कुछ सालों के अंदर ही, जिसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स की गई कि इतना जो वो पहले से भी है संविधान में जो हम लोग को जो रिजर्वेशन के उसमें मेंशन है, तो उसमें यह है कि 25% मतलब उसमें भी डिवीजन है, 12 और 13% रिजर्वेशन होगा। लेकिन कैसे इसको उल्टा कर दिया, तो इसको कैसे उल्टा कर दिया कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, चाहे उनका कोई भी मेरिट चाहे 90% है, तो तब भी जो है वो उस कैटेगरी में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, दलित का एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया, जैसे सदियों से करते हुए आ रहे हैं। तो शायद मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें मेंशन करना चाहती हूँ कि हम लोग डायरेक्शन किससे लें, सावरकर से, गोलवारकर से या भगत सिंह से। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको माइनस कर दिया जाता है, तो उनसे हम लोग को डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था, आज़ादी के टाइम, आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस टाइम पे, कि हमारे जो युवाओं को, छात्रों को अक्ल से अंधा करने की कोशिशें हो रही हैं और ये लगातार चल रहा है कि वो कुछ सोचे ना। तो उसमें विद्यार्थियों के नाम एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा है, वो पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि छात्रों को राजनीति में क्यों आना चाहिए, उसमें वो मेंशन करते हैं क्यों, मतलब ये है कि क्योंकि सवाल ना उठाएं। अगर आप जो यहाँ की जो अभी जो रिसेंट जो निज़ाम है सरकार में है, जो रूलिंग क्लास है, उसकी प्रेज करेंगे तो आपको मेडल्स दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े पदों पे नियुक्त किया जाएगा क्योंकि उनकी मानसिकता से ही आप जॉब करेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे या जो भी नियुक्ति होगा। लेकिन अगर आलोचना करेंगे तो वो पॉलिटिक्स है। और छात्रों को, युवाओं को हमेशा सिखाया गया राजनीति करना गंदी बात है, बुरी चीज़ है। तो अगर बुरी चीज़ है जो राजनीति में है वो फिर बुरे होने चाहिए। लेकिन हम छात्र, युवा जो है, अगर राजनीति में जाने की बात करते हैं, राजनीति में जाना सिर्फ इलेक्शन में जाना नहीं है। मैं मेंशन करना चाहती हूँ, विरोध करना, चीज़ों पे सोचना, समझना, सवाल उठाना, बदलाव की मांग करना, लोगों के साथ खड़े होना, ये भी राजनीति है। घरों के अंदर जब मतलब महिला पुरुष के अंदर काम का बंटवारा भी जो है वो भी एक राजनीतिक सवाल है। हर चीज़ हमारी राजनीति से डिसाइड है, किसके पास पावर रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, कौन क्या काम करेगा, कास्ट सिस्टम जो है, किसके पास जो मतलब सारा चीज़ राजनीति से डिसाइड हो रहा है। तो हम राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए, ये भगत सिंह ने बोला था, मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो आज भी यही सब चीज़ एक मतलब मॉरली ऐसा देखा जाता है, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे। तो अगर सवाल उठाएंगे तो JNU जैसे अटैक करेंगे, अभी भी यही लगातार चल रहा है। मेरे ऊपर
कोविड के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, मुझे गिनती भी नहीं है। कुछ दिन बाद नोटिस आया रहेगा कि आपको इस रूम नंबर पे इस वकील के सामने पेश होना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस हैं, बहुत बड़ी संख्या है। मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे पता चल रहा है कि डिटेन हुए हैं, मुझे लगा ठीक है 2 घंटे में 3 घंटे में छोड़ देंगे, लेकिन मैं फिर से ये भूल गई कि ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। तो हम लोगों का जो एरिया है कि मिलिटराइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन कैसे हैंड इन हैंड मतलब चल रहा है, तो उसमें यूनिवर्सिटी स्पेसेस भी हैं, वो मजदूर किसान, हम लोग जो इसमें जो किसानों के खिलाफ जो कानून आए वो सीधा सीधा उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना होगा। जो आरएसएस है, आरएसएस बीजेपी ग्राउंड लेवल पे जाके शाखा करते थे। मैंने शाखा अटेंड किया, उसमें बच्चों से शुरू कर देंगे, बच्चों से यूनाइट करना शुरू कर देंगे। मजदूर किसान छात्र ऑर्गेनाइजेशन हम सोचते हैं, लेकिन वो बच्चों से शुरू कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे आप सवाल कैसे उठाएंगे, उससे पहले ही वो ट्रेन है। हायर एजुकेशन में आएंगे, एबीवीपी ज्वाइन करेंगे। जो कुछ लोग शायद कुछ इन्वायरमेंट मतलब कुछ अलग, कोई किसी के पेरेंट्स किसी उसमें है कि क्रांति में है, या गांव के अंदर पंजाब के अंदर एक क्रांतिकारी माहौल रहा, मेरे मदर ने मजदूर यूनियन के अंदर काम किया तो टीचर अच्छे मिले इस कारण से, तो इसीलिए हम माइनॉरिटी में हैं। लेकिन उनका बहुत बड़ा आज मतलब अरुंधति रॉय का आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा है आरएसएस, उसका जो आधार है यहाँ पे बहुत बड़ा है। जो आप अभी सवाल उठा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अगर हम लोग वैसे बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं कि सरकार मोदी पे सवाल नहीं आना चाहिए। ये जो युवा मतलब जब आपके पास रोजगार नहीं है देने के लिए, तो एक फेक मानसिकता जरूरी है। अंदर ही देश के अंदर ही एक नकली दुश्मन, मतलब नकली दुश्मन ही बोलना है मतलब, क्योंकि ये तो सब एक है, इनको आपस में फाड़ो, आपस में लड़ते रहो और हम अपनी नीतियों को बिना रोक टोक आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसको मैं एक चीज बस एंड पे मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो फांसीवाद है, जिसको हम फांसीवाद शब्द आया, लेकिन शायद इसको समझने के लिए और हम लोग को पढ़ना भी चाहिए। मैं भी शायद डिफाइन नहीं कर पाऊँ अभी, लेकिन जो ये आर्थिक संकट से ये लगातार जो क्राइसिस और रिग्रेसिव फोर्सेस के द्वारा ज़्यादातर जनता को जो दबाना है, उसको अगर आपको टारगेट करना है तो वो इलेक्शन से नहीं है। हम जो सिर्फ जनता को ब्लेम करके ये इलेक्शन हम लोगों ने तो जिताया, इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि जो कारण है और उसमें सोल्यूशन जुड़ा हुआ है। तो हम अगर मैं ये कारण नहीं मानती हूँ कि जो इलेक्शन से फासिज्म चला जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों का एनालिसिस है कि ये जो अभी जो दो फाड़ कर रहे हैं, सोसाइटी को दो फाड़ के बहुत सारे टुकड़े कर रहे हैं, हम लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग हैं असल में देश के टुकड़े करवाने वाले। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं, ये हम क्लेम करते हैं। और सारे मानव जहाँ पे भी कुचला जाएगा, चाहे फलस्तीन है, चाहे कश्मीर है, चाहे भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, हम लोग हर जगह पे हैं। और युवाओं से हम लोग वही ग्राउंड लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, जैसे आरएसएस काम कर रही है तो उन्हीं के टक्कर में खड़े करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ एट्रोसिटी हो जाए, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करेंगे और हम जो जितने लोग हैं यही सुनेंगे और चिंता करेंगे। आज युवा जो सबसे ज्यादा सुसाइडल जो रेट है, पहले किसान था, अभी युवा है। अभी अग्निपथ चल रहा है, इसमें मतलब शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर से अगर इस पर बात करेंगे। जो अग्निपथ चल रहा है उसमें 4 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा सुसाइड हो गई है। तो ये क्राइसिस को हम लोग को समझना पड़ेगा, संगठन बना के संगठित करके इनको टक्कर देना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। अपने जो अभी का समय है उसको बहुत अच्छे से रखा, लेकिन वो जो वही है कि इस समय में जो चुनौती है वो ये है कि ऐसे समय में जब एक खास तरह की सोच हावी है तो हम कैसे काम करें लोगों के बीच जाकर। हरकेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, हरकेश जी का जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर बात करना चाहेंगे।
बिना समय गवाए चालू करते सीधा। देखिए, मेरा अनुभव रहा है ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जीरो से। आज सवाल ये है कि देश में जो बहुसंख्यकवाद का शिकार युवा क्यों होता जा रहा है। हम इस बात को समझें कि कॉर्पोरेट में बाजार है और उस बाजार को चाहिए स्टील वाला 12 घंटे काम कर दे और 6,500 रुपया ले, और उसका सहयोगी है धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, गोत्र की राजनीति करने वाले। युवा का श्रम शक्ति को कैसे लूट करके मुनाफे की गारंटी हो, इसलिए बहुसंख्यकवाद पैदा किया जा रहा है और युवाओं को उस तरफ धकेला जा रहा है। एक कारण मैं समझता हूं, और इसके लिए उनको एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं किसान आंदोलन वाला एक्सपेरिमेंट युवा न समझ जाए, ये सारे एक साथ आ जाए। उसका उदाहरण भारत की आजादी के बाद किसान आंदोलन है जो इनको खतरा नजर आया, इसलिए युवा एक साथ ना आ जाए, उनको धर्म की राजनीति में फंसाया जाए। 2 नशे दिए जाए, एक नशा इससे और एक नशा मैं लेके आया हूं इससे। 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन यहां लगा दीजिए जिसका नाम है धर्म और जाति की राजनीति में फंसा दो, झूठा गौरव पैदा करो, जिसके नशे में रात को युवा देखेगा कि हिंदू राष्ट्र आएगा, सब कुछ अपना ही तो है, चिंता किस बात की है। और ये मुझे जब ये साथी गुटराम जी पढ़ रहे थे, हम बगड़ कॉलेज में गए, छात्रों से संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब बेरोजगारी का मैटर तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो कौन सा इलाज है बताया। तो उसने कहा 14 करोड़ को बाहर निकाल दो, कौन सा देश बेरोजगार रहेगा। वो 1992 की बात बता रहा हूं, तब मेरे दिमाग में वो बात क्लिक करेगी तो आज 20-22 करोड़ होंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं, युवाओं को मेंटली तैयार किया जा रहा है, मुद्दा भी उनकी, पॉलिटिक्स भी उनकी, तैयारी भी उनकी, और हम क्या कर रहे हैं। मैंने गलती से 1994 में मेरी पार्टी में यह सवाल उठा दिया कि हमको लगता हमें भी अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज बना देने चाहिए और स्कूलें चलानी चाहिए। मुझे कहा गया तुम संशोधनवादी हो, क्रांति होने के बाद सब ठीक कर लेंगे, लेकिन मेरा माथा वो हमेशा घूमता था, क्रांति करने वाले बचेंगे कहाँ। ये फौज तो रोज तैयार कर रहे हैं, आप सब जानते हो किस तरह से तैयार कर रहे हैं, पहले से एक कार्यकर्ता ने बताया। और आजकल युवाओं को दूसरा इंजेक्शन 15 से 20 रुपये में आ रहा है इंजेक्शन, ड्रग्स, और उसका मैं लेके आया हूं क्योंकि मैं रोज उधर ही घूमता हूँ, रोज मेरे को मिलते हैं। सुबह सुबह मिले टिकटी होकर के, मैंने कहा यार क्या बात है, क्यों कर रहे हो। बोले भाई साहब क्या बताऊं, आप कौन होते हो पूछने वाले हूँ। यार तुम जवान तो अच्छा प्यारा लगता है मुझे, बड़ा बहादुर आदमी है, वो नाम क्या है। बोले जिले सिंह। ओ बन्ना जी हो गया। आंखों में आंसू आ गए। 2 मिनट मैंने सिर्फ प्रेम से उससे बात की। बोले आज का दिन कट जाए इतना तनाव है। हिंदुस्तान का युवा आजादी के आंदोलन के बाद और आजादी के बाद सबसे तनावग्रस्त क्षेत्र में धकेला जा चुका है, इसलिए आत्महत्या कर रहा। हम क्या ये दर्द की बात पहचानने की कोशिश करते हैं? क्या हमारा अपना कोई ऐसा कार्यक्रम है? नहीं है। और इसीलिए उनको षड्यंत्रकारी हमारी मीटिंगों में, बस्तियों में भेज देते हैं कि इसके 20 वाला इंजेक्शन लगाओ, उनकी मीटिंग खत्म करो। बहुत तड़तड़ाते आते, तुम कौन होते हो यहाँ मीटिंग करने वाले बस्ती में? तुमने ऐसे हिम्मत कैसे की? हम शांतिपूर्वक सुन लेते हैं, फिर उनकी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं, सुनते हैं। युवाओं को सुनने वाला भी नहीं है, घर में बेरोजगार को कौन सुने, तनावग्रस्त व्यक्ति को कौन
सुने, आएगा थोड़ी देर बैठेगा, सुनाएगा, 20 बातें 2-4 गाली भी निकालेगा, तब तक हम सहन करते हैं, लेकिन इंतजाम भी पूरा रखते हैं। और सुनने के बाद में जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई बताइए क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हो, तो वो साफ कहते हैं हमारा हिंदुओं का राज आ जाए तो हमको एक लिस्ट बना लें, हिंदुओं के राज में क्या क्या मिल जाए, आप बताओ। अपन लिस्ट बनाते जाते हैं, बोर्ड ला भैया। जब लिस्ट बनाने शुरू की तो युवा चुप और नशा गायब। इसका उसका नहीं, ये नशा तो 15-20 मिनट तो नशे में धकेला जा रहा युवा को। हम कौन से वैकल्पिक कार्यक्रम खड़ा करें? आज सबसे बड़ा संकट ये है। संकट बाबा ये 2 पोस्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के कोने में लगा रखे, ये हमारी हालत है। जो सबसे बड़े काम किए हैं उधर वो गेट की तरफ, क्योंकि उस चीज को वो मानसिक गुलामी, और सामने लिखा कि ब्राह्मणवाद इसलिए प्रभुत्वशाली नहीं है, लेकिन शूद्र अज्ञानी है उसको ज्ञानी बना लो। हमारा 60% टाइम, बुरा मत मानना, माने तो मान जाना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60% टाइम हमारा आलोचनाओं में जाता है, कार्यक्रम और विकल्पों में नहीं जाता। और जाता तो दोस्तों संविधान को पहुंचाने के लिए कौन सी बड़ी बात थी, इतना बड़ा समय मिला, 60 साल तो हमको मिले ही होंगे, क्यों नहीं हम इस संविधान को समझा पाए। तो थोड़ा सा ये अंगुली ऐसे है, ये 3 हमारी तरफ भी हो जाती है, और इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिटिकल ये बोल लेता हूं तो बहुत से साथी नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि युवाओं के साथ काम करना है, देश को बचाना नहीं, युवाओं को ही बचाना बड़ा संकट आज के देश दौर में। तो युवा निश्चित रूप से खड़ा हो सकता है। फ्रस्ट्रेटेड युवा कॉर्पोरेट और सांप्रदायिकता का शिकार हो चुका, आप सब जानते हो, मुझे इस पे बोलने का जरूरत नहीं है। 2 सफल आंदोलन हमारे अनुभव से हैं, एक किसान आंदोलन वर्तमान का और एक आजादी का आंदोलन। और ये 3000 साल ये अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो हमारे वालों से सीखा है। 4 क्षेत्र है ना, शूद्र वैश्य वर्ण, ये जो ढांचा है पूरा, ये ढांचा ही गैर बराबरी का है। 3000 साल का इतिहास पे थोड़ा युवा से बात करिए, और 26 जनवरी 1949 से पहले के सूत्रों से बात कर लीजिए, इनका नशा 2 मिनट में उतर जाता है। तो बस मेरे को तो इतना ही कहना है। और ये मुझे लगता है 2 पोस्टर बड़े काम के हैं, और आज ये जो इसके इलाज किया जा रहा है, इसके इलाज पे हमें काम करना पड़ेगा। मुद्दों से, स्कीमों से, मुद्दों से कैसे मूल्यों को जोड़ा जाए, उसकी शक्ति को कैसे पहुंचाया जाए, उसको तैयार कैसे किया जाए व्यापक जन समुदाय को साथ लेकर के, यही एक सबड़ी चुनौती है। और ये ऐसे नहीं हो जाएगा। हम गए तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो रहे भाई युवा, तो वो गए भाई साहब आपको इससे क्या लेना देना। उन्हीं की जिंदगी, जब युवा सबसे ज्यादा संकट में, तो युवा की जिंदगी के सवालों को ठीक से धारदार तरीके से संगठित रूप से उठा लें। यदि तमाम युवाओं के संगठन बने हैं, वो सारे बिखरे पड़े हैं, कविता जी हम सारे बिखरे पड़े हैं, हम सारे एक मंच पे आ ही नहीं रहे। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने ठीक कहा कि शूद्र अपना ज्ञान बढ़ा लो, ब्राह्मणों का इलाज, ब्राह्मणवाद का इलाज तो हो जाएगा। तो इतना ही मेरी राय है, यही हम लोग तो बस्ती में करते हैं, काफी सक्सेस भी हो रहे हैं, बड़ी उठापटक होती है, हर बात का तो यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। धन्यवाद। एकदम समय का सही उपयोग किया आपने, और अपने अनुभव रखे हमारे बीच में। और मैं नवदीप को बुलाना चाहता हूँ। नवदीप अभी हाल ही में किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही मजदूरों के सवाल पे आंदोलन करते हुए गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार की गई। अपने साथी शिव कुमार भी उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ गिरफ्तार हुई, और काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद ये बाहर आ सकी, और इनका जो मजदूरों के साथ काम करने का अनुभव है, सीधे फैक्ट्री मजदूरों के साथ, उसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं, कैसे संवाद करते हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति का इस्लाम, जो आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और बहुत खास विषय के ऊपर ये चर्चा रखी गई है। तो मैं अपने बारे में बताऊँ या मेरे अपने काम के बारे में बताऊँ, तो ये सीधा इसी विषय से जुड़ा हुआ ही है कि जो युवा हैं, मैंने
काम करती हूँ, जहाँ पे हजारों कंपनियां हैं, 5-6 हज़ार कंपनियां हैं, जहाँ पे 3-4 लाख मजदूर यूपी, बिहार या देश के अलग अलग कोनों के अंदर से आके वहाँ फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। उसके अंदर 13 से 14 साल का नौजवान से लेकर 30 तक सब काम करते हैं। हालांकि हमारा तो कानून है, संविधान है कि 18 साल से ज़्यादा छोटी उम्र का बच्चा जो काम नहीं कर सकता है, लेकिन 13-14 साल का बच्चा भी काम कर रहा है। महिलाओं को 8 घंटे बोल के 12 घंटे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या फिर कंपनी को लॉक लगा दिया जाता है। जब उनकी मर्जी है 8 बजे खोलना है, 9 बजे खोलना है, 10 बजे खोलना है, तब खोलते हैं वो। लेकिन अगर आप उनका थोड़ा सा भी विरोध करते हो तो आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी, हाथ पैर कट जाता है तो आपको हॉस्पिटल में छोड़ आएंगे, कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आप उनकी कंपनी में कभी काम नहीं करते थे। या फिर महिलाओं का रेप किया जाता है सुपरवाइजर की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से, पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती। अगर वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो पुलिस भी उल्टा उनके खिलाफ काम करती है कि हम क्या करें, आप करने क्या गई थी वहां पे। मतलब जब हमारे घर में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे में, तो हम कहाँ जाएंगे? हम फैक्ट्री के अंदर काम करने जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग आज बात करें कानून की, लोकतंत्र की, मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में कोई कानून, कोई लोकतंत्र है। जो स्टेट है, जो सरकार है, वो सारी की सारी सरकार मतलब गैर कानूनी तरीकों से चल रही है। अभी जो साथी बोल रहे थे, अभी दोनों साथियों ने बोला है कि जो चीजें अभी चल रही हैं पूरी तो पूरी गैर कानूनी है, तो कानून किसके लिए है? पुलिस है जो वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर रेप कर रही है। मैं सोनीपत की घटना अगर बताऊं तो 11 पुलिस वाले लगातार नाबालिग दलित लड़की के साथ 11 पुलिस वाले कितने दिन रेप करते हैं। अभी भी वो लड़कियां जेल में, वो बाहर नहीं आई है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सी स्टेट कर रही है? ये सरकार ही तो कर रही है। ये सरकार में तो टूल है पुलिस, वो कानून नहीं है, वो तो कानून के बाहर है। जब बलडोजर चलाया जाता है मुसलमानों के घरों के ऊपर तो कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बलडोजर चल रहा है। मुसलमानों का मतलब लगातार कत्लेआम हो रहा है, उसको दंगा बोला जा रहा है। मैं कभी भी इसको दंगा नहीं बोलती, ये कत्लेआम है, सीधा कत्लेआम। दंगा दो तरफा होता है जिसके अंदर दोनों तरफ से लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ कत्लेआम होता है। तो हम सीधा सीधा ये बात बोलते हैं कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर हमारे सामने आज बड़ा सवाल ये है कि अगर हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं कि हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बेरोजगारी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मतलब लगातार रेप बढ़ रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, सब चीज प्राइवेट हो चुकी है। जब हम लोग सरकार के खिलाफ बोलते तो युवा या फिर लोग सुनते नहीं हैं। तो मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, हमने जो काम किया है मैं उसी तरीके से बताऊंगी कि हम लोग मतलब मैं पहले ज़्यादा काम नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ जाया करती। जैसे राजवीर बोल रही है कि जब बचपन में, राजवीर की मैं छोटी बहन हूँ, तो बचपन में राजवीर ने शाखा लगाई तो मैं वो अपने नाना नानी के पास, तो मैं यहाँ पे अपने घर पे थी। तो वहाँ पे क्या है कि हमारे मम्मी पापा एक संगठन से जुड़ते हैं। जब मेरी मम्मी खेत के अंदर घास लेने जाती है तो एक जमींदार आके गाली देते हुए बोलता है कि आप, मैं नीचे नहीं सोती हूँ, मैं तुम्हें घास दूँ। हालांकि उनका धान लगाना, उनकी रुई चुनना, उनका गेहूं काटना, सारा काम तो मजदूर करते हैं, लेकिन जब वो अपने पशु के लिए घास लेने जाते हैं तो वो उनके नीचे सोना पड़ेगा तो वो घास देंगे। तो इस तरीके की चीजें थी। तो बचपन से ही बहुत कुछ झेलने के बाद हमें कोई क्लास नहीं की गई कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ये सही रास्ता है। पर जब हमारे ऊपर ये चीजें आती हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हमने आवाज उठाना सीखा अपनी माँ से। उन्होंने मजदूर संगठन में काम किया, पंजाब खेत मजदूर यूनियन में, सब मजदूर इकट्ठा हुए और उस जो जमींदार को माफी मांगनी पड़ी पैरों में गिरकर। ये हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति थी उस टाइम पे, मैं जब बहुत छोटी थी। उसके बाद लगातार से ऐसी घटनाएं होती रही जो हमें सिखाती रही कि आपको संगठित होना पड़ेगा। तो जब आज मैं हरियाणा के अंदर काम करी तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थक लोग हैं, सबसे ज्यादा जो वहाँ पे बड़े जमींदार हैं जो लोगों को दबाते हैं। तो हम लोग जब इस गांव के अंदर काम करने की शुरुआत कर रहे थे, एक बार मैं बात बताऊं घटना, तो हमारी कोई जानकारी नहीं थी। पहले एक छोटी सी घटना हुई उस गांव में, हम उस गांव में जाने लगे
तो फिर जब जाके हमने लोगों से कैसे बात करें, तो हम उस घटना के जरिए गए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को और जानने की जरूरत है कि पहले जनता की समस्याओं के ऊपर बात करने की जरूरत है। हम क्यों मोदी के ऊपर बात करें, पहले जनता की समस्याएं के ऊपर हमने बात की। हम गए उस गांव के अंदर, हम गांव के 20 घर के अंदर गए, 20 घर के अंदर लोगों की समस्याएं पूछी। हमने नहीं बोला कि हम किस सरकार के खिलाफ है या हम लोग क्या काम करते हैं, हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की आपके गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। तो उस गांव के अंदर 15 घरों की सेम समस्या थी। तो सबसे बड़ी समस्या हमें वो लगी। तो हमने बोला कि इस समस्या को हल करने के लिए कौन आपके पास आया, क्या कोई मंत्री आपके पास आया? तो लोगों का जवाब था नहीं आया। क्या पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है? तो नहीं कर रही है। तो फिर कारण क्या रहा? तो फिर उनके पास सवाल का जवाब नहीं है कि हमारे पास ना तो सरपंच कुछ करता है, ना गांव की पंचायत कुछ करती है, जो मंत्री जीत के जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, हालांकि जो स्टेट बन गई वो कुछ नहीं करती है। तो हम नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं ये तो बात। फिर हमने वहां कमेटी बनाई कि आपके हल करने के लिए कोई नहीं आया, तो हमें इस गांव के अंदर कमेटी बनानी है जिसके अंदर दलित, मजदूर, किसान, मुस्लिम, हिंदू सब तरीके के लोग होंगे, क्योंकि हमारी समस्या सबकी एक है। तो लोगों की कमेटियां हमने बनानी शुरू की। उसके बाद धीरे जाके उनका जो राजनीतिक करना हम लोगों ने करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारा काम ये बनता है ग्राउंड के अंदर जाके लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करना। जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये लोग हमें सही दिशा दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जाके उनको ये दूसरा पॉइंट बनता है कि ये सरकार है जो आपके कोई हल नहीं करके दे रही है। तो मैं ज़्यादा तो मतलब ग्राउंड के अंदर मतलब गांव के अंदर ज़्यादा हरियाणा के नहीं काम किया, अभी शुरुआत की है। तो मैंने जो ज़्यादा मजदूरों के अंदर ही काम किया है, तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि यूपी के, बिहार के, राजस्थान के या पंजाब के कहीं से भी जो नौजवान है, जो यूथ है, वो उनके अंदर भी यही चाल चलन है कि जो हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। जब अभी नगर पालिका के चुनाव थी पिछली 19 तारीख को ही, तो वो लोग बड़ी संख्या में मतलब उनके पास साइकिल है तो साइकिल से जा रहे हैं, वो अगर बाइक है तो बाइक से, तो वो बड़ी रैली निकाल रहे हैं संडे के दिन छुट्टी हो गई कि भारत माता की जय करके। हालांकि उनकी सैलरी बहुत कम है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, यूपी बिहार से आए हैं तो इधर घर नहीं है, तो फिर भी हमारा संगठन वहाँ पे काम कर रहा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। हालांकि हम इस स्टेट के, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है, पूरा सारी स्टेट के खिलाफ है कि जो सिस्टम है पूरा का पूरा ही जो बड़ी संख्या है, जो मजदूर है, जो गरीब जनता है, जो दलित है, जो महिलाएं, उनको दबाने के लिए है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बड़े पूंजीपतियों के लिए बना है। जो कानून भी जो अभी आए हैं, जिसके अंदर CNRC है, ऑपरेशन समाधान है, जो अभी अग्निपथ योजना आई है, जो उससे पहले भी 4 जो लेबर कोड कानून आए हैं या कृषि विरोधी कानून आए, सारे पूंजीपतियों के हित में है। तो हम ये बोलते हैं कि पहले जनता के अंदर जाके उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ते हुए उनको राजनीति की तरफ लेके जाना, और इसके बिना हम लोग ये जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जो नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग सीख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो लोग आज काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी कविता श्रीवास्तव जी के घर पे हमारी बात हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि हम लोग तो हमारा फेलियर है कि हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाए, जिसकी वजह से देश इस हालात में आ गया। तो हम बोलना चाहते हैं कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से खड़े हैं जिन्होंने पहले हमें बोलना सिखाया। तो आज अगर हम लोग बोल रहे हैं, अगर ये अंतर विरोध पूंजीपतियों का, स्टेट का, मजदूरों का, किसानों का, हम जैसे शोषित पीड़ित लोगों का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं काम भी अभी बढ़ेगा। जब वो डर रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो अभी विरोध हो रहा है, अग्निपथ योजना के दौरान हमने देखा, NRC के दौरान हमने देखा, और अभी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा जो आंदोलन हमने देखा, तो ये अंतर्विरोध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने की जरूरत है। हम नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव बढ़ते जाएं, तो मतलब जरूर हम लोग अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, मुझे लगता है टाइम इतना ही है, तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग
उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो ग्राउंड के अंदर जाके बात करें, क्योंकि आज के टाइम पे स्टेट को किसी कानून की नहीं पड़ी है। कानून उनके लिए वो है जो वो लागू करते हैं। जो संविधान के अंदर लिखा है वो कानून नहीं है। कानून सिर्फ इस शोषित पीड़ित जनता के लिए बनता है। धारा 44 लगती है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, ये कानून है। लेकिन बलडोजर चला देना है, माइनिंग करनी है, लोगों के ऊपर अत्याचार करने हैं, ये उनके कानून के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आज के टाइम पे लोकतंत्र, कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। यहाँ पे तानाशाही है जो 2024 के अंदर सबको देखने को मिलेगी अगर काम नहीं होता है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत बड़े आंदोलन होंगे और ऐसी सत्ता को, ऐसे सिस्टम को हम लोग जरूर छोड़ देंगे जो आज उनको लग रहा है कि वो तानाशाह है। इतना ही कहते हुए जय जनता जय नरजीत लड़ने वाले लोगों की होगी। और अभी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा जो आंदोलन हमने देखा, तो ये अंतर्विरोध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने की जरूरत है। हम नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव बढ़ते जाएं तो मतलब जरूर हम लोग अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, मुझे लगता है टाइम इतना ही है, तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो ग्राउंड के अंदर जाके बात करें, क्योंकि आज के टाइम पे स्टेट को किसी कानून की नहीं पड़ी है। कानून उनके लिए वो है जो वो लागू करते हैं। जो संविधान के अंदर लिखा है वो कानून नहीं है। कानून सिर्फ इस शोषित पीड़ित जनता के लिए बनता है। धारा 44 लगती है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, ये कानून है। लेकिन बलडोजर चला देना है, माइनिंग करनी है, लोगों के ऊपर अत्याचार करने हैं, ये उनके कानून के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आज के टाइम पे लोकतंत्र, कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। यहाँ पे तानाशाही है जो 2024 के अंदर सबको देखने को मिलेगी अगर काम नहीं होता है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत बड़े आंदोलन होंगे और ऐसी सत्ता को, ऐसे सिस्टम को हम लोग जरूर छोड़ देंगे जो आज उनको लग रहा है कि वो तानाशाह है। इतना ही कहते हुए जय जनता जय नरजीत लड़ने वाले लोगों की होगी। करें तालियों में आप सकारात्मक बातचीत से। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा सुमन जी को। सुमन जी, आप अपनी बात रखें प्लीज। सबको मेरा नमस्ते और जिंदाबाद, जय भीम। वैसे मैं यहाँ पे जो भी आपके साथ में शेयर करूँगी और ख़ास करके आज जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर के जो मैंने प्रैक्टिकली इस लाइफ में काम करने के दौरान और इस सोसाइटी का हिस्सा होने के दौरान क्या अनुभव किया है, और ख़ास करके जो मुझे बोला गया है कि जो वंचित कम्युनिटी है वो आज किस चुनौतियों से और किस दिशा में अपने आप को देख रही है। ये जो हम सभी साथी जो बात कर रहे हैं, ये हम दिन प्रतिदिन इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं और जूझ भी रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा समाज है वो उसी दिशा में चल रहा है जो हजारों वर्ष पहले से चला आ रहा है, जैसे हरकेश जी ने भी कहा। क्योंकि आज भी हमारे देश में, जिस देश के अंदर संविधान को लागू किया गया है और उस संविधान के अनुसार जिस देश में पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, हर इंसान को न्याय और अधिकार मिलना चाहिए, वो आज भी हम लोग उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीजन है कि जो इधर पढ़ के बोल रही थी हमारे साथी कि जो बोलेगा वो जेल में रहेगा। तो ये जो आवाज है उसको किस तरीके से दबा करके जेलों में बंद किया जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे मैं सीधी बात पे आना चाहूँगी कि मैं खुद दलित कम्युनिटी से हूँ और पिछले 20 सालों से मैं खुद मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ और कैसे मानवाधिकारों को बचाया जाए और जो
खास करके जो दलित कम्युनिटी हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, उस हिंदुत्व एजेंडा को हमारी कम्युनिटी से कैसे हम बाहर करने का प्रयास कर सकते हैं, वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब काम करने के दौरान देख रहे हैं तो आज ये वंचित कम्युनिटी का युवा है, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप राजस्थान का देखोगे आंकड़ा तो हायर एजुकेशन में दलितों की क्या स्थिति है, वंचित कम्युनिटी की क्या स्थिति है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसी सोच पैदा कर दी गई है कि वो हायर एजुकेशन तक पढ़ने की वो सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि उसे अपने हिंदुत्व सोच को और हिंदू धर्म को बचाने की जिम्मेदारी जो दे दी जाती है, जो वो बता रही थी अभी हमारी साथी, कि बच्चों से उनसे तैयार किया जा रहा है और अगर वो गए हैं तो वो उसी सोच के साथ में वो जाएंगे। और इसी वजह से चाहे कुछ चौनित लोग हैं जो हमारे जैसे साथी जो मानव अधिकारों के मुद्दों पे काम करने और न्याय में विश्वास रखते हैं, वो साथी जाते हैं तो उनके साथ में हायर एजुकेशन और खास करके इंस्टीट्यूशनलाइज जो दलितों को वंचित कम्युनिटी के बच्चों का, युवाओं का जो हत्याएं हो रही है, उनकी सोच की हत्याएं हो रही है, वो हम किसी से छुपे नहीं है। क्योंकि चाहे वो रोहित वामिला का हम देख सकते हैं, चाहे वो हमारे राजस्थान से ही डेल्टा को हम देख सकते हैं। ये आज जो युवाओं का स्थिति है, यहाँ पे हमारे युवाओं को खास करके दलित और वंचित कम्युनिटी के युवाओं को रोजगार, उनके लाइवलीहुड, एजुकेशन उनसे वंचित करके उनको डाइवर्ट कैसे किया जाए और उनके लिए खाने के लिए, चाहे वो डिग्निफाइड नहीं है उसके लिए वो चीजें, तो उनके घरों में काम करने के रूप में उनको शामिल कर दिया जाएगा। और ऐसे सोच पैदा ना करे वो अपने लिए, अपने विकास के लिए और अपने नई सोच के रूप में, तो उनके हाथ में भगवा झंडा और एक मोबाइल दे दिया जाएगा। तो ये दो चीजें अगर दिन में पूरे दिन कोई अपने भगवा झंडे को बचाने का प्रचार और प्रयास करेगा, तो वो युवा अपने किए हुए दिन के प्रयास को एनालिसिस करने के लिए अपने मोबाइल को देखेगा कि मेरे देश में अलग अलग कोने में मेरे झंडे को कैसे बचाया जा रहा है। तो उसके पास में दूसरी सोचने के लिए उसके पास में समय नहीं होगा और वो ना ही अपने लाइवलीहुड के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको दिन में खाना खिला देंगे, भले ही उसके परिवार में भूखे सो रहे हैं, क्या हो रहा है। शाम को जैसे हरकेश जी कह रहे थे, ड्रग्स ले लेंगे या ड्रिंक के लिए उनकी व्यवस्थाएं कर देंगे। तो वो उसको जो पर्टिकुलर पर्सन को क्या चीज चाहिए, वो ये हिंदुत्व सोच और ये भगवा झंडा को हैंडल करने वाले लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी वजह से ये युवा है वो एक दूसरी दिशा में जा रहा है। यहाँ पे मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करूंगी और उधर वो कोटेशन भी लिखा है उन्होंने, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को स्थापित नहीं करता हूँ। अगर हमारे देश में ऐसे धर्म हैं जो इन समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को खत्म करता है, तो वो धर्म हमारे लिए वो धर्म नहीं है। तो उस धर्म में इस वंचित कम्युनिटी को कैसे उपयोग लिया जा रहा है इस हिंदू धर्म के हिंदुत्व एजेंडे में, वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो शंभू सिंह का केस हो, भले ही उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उनको घरों में नहीं घुसने देंगे, उनकी महिलाओं को रेप करने के लिए जरूरत होगी उन लोगों को। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम के रूप में हिंदुत्व एजेंडे को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इसी वंचित कम्युनिटी को उपयोग में लिया जाता है और वो दिशाहीन बनाया जाता है उनको। तो ये जो
हमारा खास करके आज का इस वंचित कम्युनिटी का युवा है वो इन सब चीजों में उलझा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन मैं आज यहाँ पे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, ये यहाँ से सोच बनी हुई है, लेकिन दिल में आज भी उनकी मानवता जिंदा है। वो चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम से हम बाहर आए, लेकिन बाहर आने के लिए ना उनके पास में काम है, ना कोई ऐसा मंच है और ना कोई उनको ऐसी सही दिशा में मिलने वाली सोच है। तो चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे हमारे कोई भी महापुरुष हो, उनकी सोच को जैसे ही हमारे बच्चों में आरएसएस को घुसाया जाता है, उसकी सोच को घुसाया जाता है, कैसे हम हमारे परिवारों में इस सोच को स्थापित करें ताकि आने वाले समय में हमारा युवा भी बच सकता है और हमारा एक देश है वो संविधान आधारित देश हो सकता है, जिस देश में वास्तव में संविधान को स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि जब वो बात मैं फिर से, क्योंकि हरकेश जी के बहुत प्रैक्टिकल अनुभव उन्होंने शेयर किया था, तो ये चीजें जब मैं भी ये चीजें बात करती हूँ, कहती हूँ, तो उनके पास में आज अम्बेडकराइट सोच के युवा हैं, वो भी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको कैसे दिशा दी जाए ताकि इस एजेंडे से बाहर निकल सके, वो भगवा झंडे की जगह पे नीला झंडा अपने हाथों में ले सके और पूरा एक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को वो स्थापित करने के लिए इस देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये चीजें करने के लिए हमें ही उतरना होगा, क्योंकि चाहता है जो ही कोई, बहुत हम सेलेक्टेड लोग हैं इस देश में। अगर मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में देखें, यहाँ पे साथी बैठे हैं और बहुत सारे साथी हैं हमारे जो जेलों में जा चुके हैं, या कुछ लोग हैं जो अभी भी जेलों में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इतना डरा धमका देते हैं कि वो चुप हो जाते हैं। तो हमारी जो विचारधारा पे सोच है, मैं भी एक हमारी ये एसआर अभियान की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें मैं पूछ रही थी कल, एक संविधान का मैं उनके साथ में चर्चा कर रही थी, तो मैं मनुस्मृति और संविधान को कनेक्ट करते हुए उनसे बात कर रही थी। तो वहां से कि अम्बेडकराइट विचारधारा पे बात निकल के आई, और तो उन्होंने कहा कि मैडम हम ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये गलत है, ये सब चीजें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है या जातिवाद नहीं करना है, और ये हमें बाबा साहब को फॉलो करना है कि जब हम हमारी कम्युनिटी में ये बात करते हैं तो हमें ही हमारे नाम से नहीं, ऐसे टारगेट करके और जलील करने के नजरिए से बोलते हैं कि ये तो अम्बेडकर है, ओए अम्बेडकर इधर आ, क्या कर रहा है। तो मतलब कैसे उनकी विचारधारा को चोट पहुंचाया जाए, कैसे उनको रोका जाए, और कि हम प्रयास करते हैं तो हमें बोलते हैं ये अम्बेडकर है ना, ये देशद्रोही खुद तो था और ये तुम लोगों को भी देशद्रोही बना दिया है और आपको भी अंदर कोई दिन चले जाने का पूरा पक्का इंतजाम हो जाएगा। तो ये ऐसे युवा जब अपने गांव में, मोहल्ले में, घरों में, जिले में अपनी विचारधारा और अपने सोच को लेके जाते हैं, तो वहां पे उनके बहनों को टारगेट किया जाता है, उनकी माताओं को, उनकी पत्नियों को स्कूल से, मतलब अलग अलग तरीके अपना लिए जाते हैं ताकि वो पूरी तरीके से उस सोच को खत्म कर दे जिस सोच को वो अपने लिए पैदा करना चाहता है और समाज में स्थापित करना चाहता है, वो सोच को कायम करे जिस सोच को वो चाहते हैं। तो ये सारी चुनौतियां आज का युवा, लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह रही हूँ कि ये है रियलिटी ऑफ द आज का है, सॉरी एक मिनट मतलब, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम सही दिशा में प्रॉपर तरीके से डायलॉग इनके साथ में, युवाओं के साथ में स्थापित करेंगे तो जरूर ये युवा है वो इस
बहुसंख्यक का हिस्सा ना होकर के, जो हिंसा और मानवता को खत्म करता है उसका हिस्सा ना होकर के, एक नई सोच के साथ में हमारे साथ हम सब मिलकर के इस देश में न्याय प्रिय देश को बना सकते हैं, जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। और मुझे लगता है कि मैं तो खुद PUCL का हिस्सा हूँ, तो और मुझे ही बोलने के लिए मौका दिया है, तो हमारे लिए ये कोई मैं स्पीकर या कोई इस तरीके से नहीं हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमने जो PUCL और हम सब ने जो काम करने के दौरान अनुभव किया है उसको रियलिटी में हमने साझा आपके साथ में किया है। तो मुझे लगता है कविता दी और निशाद भाई कि राजस्थान में खास करके हमें हर ब्लॉक लेवल तक तो एटलीस्ट PUCL को जाना चाहिए। जितने डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच सकते हैं, हमारे बाकी के संगठनों के साथ में इस तरीके के डायलॉग स्थापित कर सकते हैं। जो वर्ग है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, छात्र हो, मजदूर हो, कोई भी हो, एक विंग के साथ में बैठ करके हमें इस दिशा को आगे ले जाना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरीके की ताकतें हैं, उससे हम बाहर उनको निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और माफी चाहती हूँ कि मैं कुछ पर्सनल कारण की वजह से थोड़ा लेट हुई, तो सॉरी।